सुमध्य बेला बच्चों, डियर प्रतीक क्लासेज में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। पिछले 2 क्लासों में कक्षाओं में हमने ये बताया था कि भाषा और वर्णमाला। भाषा में हमने एक बार उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। हम अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो हमें साधन मिलता है, निमित्त मिलता है, वो हमको भाषा मिलता है। भाषा के ही द्वारा हम अपने भावनाओं को, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे तक व्यक्त कर सकते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। मौखिक रूप से ध्वनि और लिखित रूप से वर्ण होती है। और आप जानते हैं कि इसी लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं और व्यवस्थित क्रमबद्ध सांकेतिक चिन्हों को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक स्वर और एक व्यंजन। हमने बताया था कि स्वर 11 होते हैं और स्वर 11 होते हैं, लेकिन किस में होते हैं? हिंदी में होते हैं। जब हिंदी की बात करेगा तो स्वर 11 होंगे। अगर स्वरों की संख्या पूछेगा, स्वरों की संख्या या फिर कुल स्वरों की संख्या, तो इसमें ये 13 होंगे। और हिंदी में स्वर 11 है और इसी स्वर को निम्नलिखित भागों में भी बांटा गया है। 2 भाग हमने आपको पढ़ाया था। पहला आपको पढ़ाया था कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर इसको हमने 2 भागों में बांटा था। पहला था मात्रिक और दूसरा था अमात्रिक। मात्रिक का अर्थ था कि जिसमें मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उसे मात्रिक स्वर कहते हैं, और जिसमें मात्राएं नहीं दिखाई देती हैं उसे अमात्रिक स्वर कहते हैं। मात्रिक स्वर में आपने देखा कि आपका दीर्घ, ई, उ, अब इनकी मात्राएं भी आप देख लीजिए। दीर्घा का, ह्रस्व के, दीर्घ के, उ के और रे के। एक ही, है की, ओ की और औ। ये मात्राएं होंगी
जो दीर्घ हरस्वी और दीर्घ उ हरस्व उ दीर्घ री ए ऐ ओ औ ये हैं। इन सब की मात्राएं हमको दिख रही हैं, तो ये सारे क्या हो गए? मात्रिक स्वर हो गए। अब अमात्रिक में हम देखेंगे, अमात्रिक में हमको केवल एक मिलता है, अश्वा। ये उदासीन स्वर भी इसको कहते हैं और अप्रकट स्वर भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा जो है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ये तो आपका हो गया मात्रा के आधार पर। दूसरा हमने आपको बताया था उत्पत्ति एवं जन्म के आधार पर स्वर। क्या है दूसरा? उत्पत्ति या फिर जन्म के आधार पर स्वर। अब उत्पत्ति और जन्म के आधार पर स्वर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर को हम जानेंगे कि जो ह्रस्व स्वर होता है इसकी उत्पत्ति या जन्म के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसकी उत्पत्ति एवं जन्म के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। कोई भी विद्वान इसके बारे में स्पष्ट नहीं बताता है कि हाँ यहाँ से हमको ये मिला है। एक आकलन ये लगाया जाता है कि जब से मानव सृष्टि में आया है या मानव की उत्पत्ति हुई है तब से इन ध्वनियों की उत्पत्ति हुई है। ये जो ह्रस्व स्वर हैं ये आ, ए, ओ और रे, इन 4 ध्वनियाँ जो है ये इनके जन्म के बारे में किसी को कोई आंकड़ा नहीं है। कहते हैं कि जब से वेद पुराण लिखे गए मानव इस धरती पर आया, मानव इस धरती पर ध्वनियों के साथ में आया है और इसका विवरण कहीं पर हमको मिलता नहीं इसके जन्म का, इसीलिए इसको मूल स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद आपका आता है दीर्घ स्वर। दूसरा आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर आपके आपके जो मूल स्वर 4 हैं इन्हीं के मिलने से दीर्घ बना है। जैसे आ प्लस आ दीर्घ, ए प्लस ए दीर्घ, ओ प्लस ओ दीर्घ। और आप जानते हैं री जो है री का दीर्घ होता नहीं है। ये केवल संस्कृत में इसका प्रयोग होता है दीर्घ री का, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन मूल स्वर ये 4 तो हैं, मूल स्वर ये 4 तो हैं, लेकिन इन्हीं चारों का नहीं बल्कि इन्हीं तीनों के आपस में मिलन होने से ये दीर्घ बन जाते हैं और ये रूप हमको मिल जाता है।
यानी इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? मूल स्वरों से हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका तीसरा आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर देखेंगे। तीसरा है संयुक्त स्वर। इसमें आप देखेंगे कि जो ये संयुक्त स्वर है, दीर्घ स्वर तो अपने ही जात के, अपने ही उससे मिलकर बना था, लेकिन ये संयुक्त स्वर जो है ये अपनों से नहीं, समान नहीं, असमान जातियों से मिलकर बना है, असमान वर्णों से मिलकर बना है। जैसे आ और ई के मिलने से ए बना, आ और ए के मिलने से ए बना, आ और ऊ के मिलने से ओ बना, आ ओ के मिलने से औ बना। अब इनका मिलन जो हुआ है ये समान वर्णों से मिलकर नहीं बने हैं, असमान बने। आ ई मिले तो ए बना, आ ए मिले तो ए बना, आ ऊ मिले तो ओ बना, और आ ओ मिले तो औ बना। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक नाम से और जानते हैं, संधि स्वर। संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनका संधियों में प्रयोग किया जाता है। ये और ये दो मिलकर गुण में जाते हैं, और ये मिलकर वृद्धि में आते हैं। इसीलिए इनको संधि स्वर भी कहते हैं। यहीं पर आपका जन्म और उत्पत्ति के आधार पर स्वर समाप्त होता है। तीसरा आपका होता है होठों के आधार पर। पहले देख लेते हैं उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण, ये तीसरा आपका है उच्चारण समय के आधार पर। आधार पर अब उच्चारण समय के आधार पर भी स्वर तीन होते हैं। कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत, अब आप ह्रस्व स्वर में जानते हैं कि इसमें एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा का समय लगता है। इसमें दो गुना यानी दो मात्रा का समय लगता है। और इसमें दो मात्रा से अधिक।
जहाँ भी आपको प्लुत के बारे में पढ़ाया गया होगा, ह्रस्व और दीर्घ आप ही जानते ही हैं, ठीक है। ये आपका आ ए ओ री है। दीर्घ में आप जानते हैं कि आपका दीर्घ दीर्घ ए ऐ ओ औ। ये आपका हर्ष है, ये आपका दीर्घ है। प्लुत में हम ये जानेंगे कि वैसे इसका कहीं पर विवरण जब भी दिया जाता है प्लुत का, कहते 2 मात्रा से अधिक का समय लगे। इसमें अधिकतर ये बताते हैं कि ओम, ओम में वो नाद होती है, वो मात्रा लगती है। जैसे अगर हम ओम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओम अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हमको ये लगता है कि ये जो ओम है, ये वर्ड तो दिख नहीं रहा है। दिख क्या रहा है? ये शब्द दिख रहा है। कई वर्ड हमें इसमें दिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर ये करें तो हमको लगता है कि हाँ, ये ओम ही है जो एक शाश्वत सत्य है। हमें कहीं भी कुछ भी अगर आज तक मिला है तो ये ओम ही मिला है। पूरे ब्रह्मांड में बस इसी शब्द की ऊर्जा है जो व्याप्त है। पूरा ब्रह्मांड इसी के कारण चल रहा है और हमें नहीं लगता है और कोई शक्ति है जो इस सृष्टि को चला सकती है ना। ये कई तरह से, कई जगह से वैज्ञानिक हुए या कोई भी हुआ, इसको सिद्ध कर चुका है। तो ओम तो एक है कि उदाहरण हमको बचपन से ही मिलता चला आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि ये जो प्लुत है ये 3 से अधिक मात्राओं में भी होता है। जैसे हंसना हुआ, रोना हुआ, गाना हुआ, या फिर ये सारे क्रियाकलाप जो हैं, किसी का नाम लेकर बुलाना हुआ, तो वहाँ पर हमको प्लुत की याद आती है और वहाँ पर प्लुत होता भी है ना। जैसे हमको हंसना हुआ तो एक बार ही करके तो रह नहीं जाएंगे, रोना हुआ तो एक बार तो ध्वनि नहीं निकालेंगे, लगातार रोते ही रहते हैं। किसी का नाम लेकर बुलाना हुआ तो उसमें ये नहीं देखते हैं, बुलाए तो फिर बुलाते रह गए, कितनी मात्रा लग रही उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ विद्वानों ने 8 वर्डों को प्लुत में रखा है, 8 वर्डों को प्लुत में रख दिया है। इस प्लुत में 8 वर्ड को रखा है, ठीक है। वैसे तो हम संगीत के बारे में विशेष हमको जानकारी नहीं, लेकिन जानते हैं कि जितने भी संगीत के वर्ड होते हैं उसमें बल बहुत ज़्यादा पड़ता है, खिंचाव बहुत रहता है। केवल रा और री को छोड़कर, रा और री, इन दोनों वर्डों को छोड़कर, और आपका है ह्रस्व आ, लेकिन इसका भी कहीं कहीं प्रयोग हो जाता है। ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होता है, ह्रस्व ई का, ठीक है। 8 वर्डों में ही प्लुत ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ। कभी टाइम मिलेगा तो प्लुत को बहुत अच्छे से समझाएंगे, हंस के भी, गा के भी, रो के भी, हर विधि से आपको बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। फिर आपका ये यहीं पर समाप्त होता है उच्चारण समय के आधार पर स्वर। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे कि और किस किस तरह हमको वर्ड ये जो स्वर हैं मिल सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे मुंह के आकार के आधार पर स्वर, मुंह के आकार के आधार पर स्वर। मुंह के आकार
के आधार पर स्वर। अब मुंह का जो आकार है, मतलब ये कितना खुलता है, कितना बंद होता है, कि आधा खुलता है कि पूरा खुलता है, कैसे इसको हम जानेंगे कि आकार से कितने वर्ड हैं कि ये खुलते हैं और कितने बंद होते हैं। तो ये 4 तरह का होता है ना, मुंह के आकार के आधार पर। आपने सुना भी होगा, जाना भी होगा, है ना, इसके बारे में। जैसे कि पहला है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर। स्वर। दूसरा है अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध। तीसरा है विवृत। विवृत। और चौथा है अर्ध विवृत, है ना। अब समृद्ध, समृद्ध में क्या आता है कि इसमें क्या हो कि मुंह लगभग बंद हो, ठीक है, पूर्ण रूप से बंद हो। जैसे अब देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। आ, ए, ओ, अब आप देखेंगे कि इसमें कितने वर्ड आते हैं, 5 हैं। ए, उ, री। अब जो हवा है हमारे मुंह से, जब हम इन वर्डों को निकालते हैं मुंह से, तो ये पूर्ण रूप से बंद रहते हैं। देखिए, जो जिह्वा है, जिह्वा के ही हस्तक्षेप से चाहे जो भी निकलना हुआ वर्ड, चाहे जो भी ध्वनि निकलना हुआ, हमारे मुख से जब निकलेगी अनेक अवयवों को छूते हुए, तो एक्टिविटी इसकी केवल जिह्वा की ही होगी। वो निर्धारित करेगी कि वो किसको छू करके कहाँ से हवा पास करा रही है, कहाँ से निकल रही है, उठ रही है, बैठ रही है, कि आगे बढ़ रही है, पीछे बढ़ रही है, किसको धक्का दे रही है, तब कौन से वर्ड निकल रहे हैं। सारे क्रियाकलाप हमारे मुख के अंदर इसी जिह्वा की है, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं कि कैसे किन वर्डों को निकालें कि वो पूर्ण रूप से बंद रहे। तो आपके ए, ओ और री हैं, जिनको बोलने से आपका मुख विवर जो रहता है बंद रहता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध में आपका मतलब हो जाएगा आधा खुला हुआ। अर्धसमृद्ध में आपका आधा खुला हुआ, ठीक है। अर्धसमृद्ध में आप कर देंगे आधा, ये जैसे बंद होता है, ये आधा बंद होता है, आधा बंद होता है, ठीक है। अब आधा बंद है,
ये पूर्ण रूप से खुला है, पूर्ण आधा बंद, आधा बंद होता है। और इसमें पूर्ण रूप से खुला होता है, और इसमें आधा खुला हुआ। आधा खुला। अब इसमें आपने देखा कि ये 5 वर्ड हैं। अब आधा बंद मुंह में आधा मुंह हमारा जो हम बोलेंगे, जो हमारा मुंह आधा बंद रहेगा, तो कौन से वर्ड आएंगे कि जो आधा मतलब बंद रहेंगे और वो हमारे मुंह विवर से निकलेंगे, वो धुन निकलेगी। जैसे बोल के देख लीजिए, ए और ओ, ए और ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो हम अपने मुंह को आधा बंद करके इन दोनों का उच्चारण करते हैं। ये दोनों ध्वनियां हमारे मुख से आधी दूर से निकलती है, आधा बंद रहता है, आधी दूर से जीवा इनको बाहर धक्का देती है और ये बाहर निकलती है। तो ये इन वर्डों की संख्या क्या है? आधा बंद मुंह में से कौन निकलते हैं? ए ओ, और इनकी संख्या 2 होती है। फिर हमारा आता है विवृत स्वर, यानी पूर्ण रूप से खुला। तो इसमें केवल एक वर्ड आता है, आप जानते हो, किसी को या कोई कहता है कि मुंह खोलो तो कहते हैं आ मतलब पूरा अच्छी तरह से खुला हुआ, ठीक है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे। वैसे ही जैसे यशोदा माँ ने कृष्ण के मुंह को खुलवाया था और पूरा ब्रह्मांड दिखा था, तो उतना ही बड़ा मुंह खोलना चाहिए। तो वही इसमें केवल क्या आता है? दीर्घ आ। इसमें कौन सा आता है? दीर्घ आ, पूर्ण रूप से खुले हुए में। और आपके पूर्ण रूप से जो खुला हुआ है वो आ हो गया। अब आप देखेंगे कि अर्ध विपरीत में क्या कितना जो है मुंह खुला रहता है। तो इसमें आधा खुला रहता है, वो आपका क्या है? हश्वा है, रस्वा है, और आय आओ, आए और अ। आप जानते हैं कि आपकी जो हिंदी भाषा, इसकी लिपि देवनागरी है और पूर्णतः वैज्ञानिक है ना। इसको एकदम प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं। बोल के देखेंगे कि जब आप आ आए औ का उच्चारण करेंगे तो जीवा एक तरफ से टेढ़ी होती है और आधी दूर से इसको निकालती है और मुंह आधा खुला रहता है, ठीक है। तो ये जो वर्ण है आए आओ और हर्ष, ये आधा खुला हुआ मुंह रहता है जब इनकी धुन बाहर निकलती है, ठीक है। अब यहीं पर ये भी आपका समाप्त हुआ, मुंह के आकार के आधार पर स्वर। हमें इतना तो लगता है कि आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हमारा क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि जिह्वा के आधार पर, जैसे जो हमारी जिह्वा है ये कौन कौन सा स्थान बदलती है तब स्वर निकलते हैं, ठीक है। जिह्वा स्थान के आधार पर स्वर, ठीक है। जिह्वा स्थान के आधार पर
तो बच्चों, जिह्वा स्थान के आधार पर जो स्वर है, इसको अब हम इसके बारे में हम कल आपको बताएंगे। और आज पर यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और डियर प्रतीक क्लासेस के जितने भी वीडियो हैं उनको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद।